हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे यूपी टेट के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का क्या अर्थ होता है? पद, शब्द, अक्षर या वाक्य। तो हमारा वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन का हमारा दूसरा नाम होता है हल। अच, सल, यड़ या हल। तो हमारा हल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि महेश्वरी सूत्र होता है हमारा 14, तो 1 से 4 जो होता है अयूड़, रिलिक, एओड़ और एओच, यहाँ तक तो हमारा स्वर होता है। बाकी जो हमारा 5वां से सूत्र शुरू होता है हैवरत, लड़, यम, गणनम, झबय, गड़दस, जब गड़दस, खपा, चट्टा, चट्टो, कपय, सस्सर, हल। जो 10वां है उसमें हल आएगा। तो लास्ट का एल ले लेंगे, एल नहीं ल ले लेंगे। तो शुरू का ह और लास्ट का हल, तो हमारा हल होगा। स्वरों को और क्या कहते हैं? यानी स्वर को हम और क्या कहते हैं? तो वो महेश्वरी सूत्र में जो 1 से 4 है वो अच आएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, तो अच कहेंगे। स्वर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से स्वर्ण आते हैं? कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारा कौन सा होता है? क से यहाँ तक, क से न तक, क से म तक या क से ज्ञ तक। तो हमारा स्पर्श व्यंजन क से म तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? व्यंजनों के हमारे बताने कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। तो व्यंजनों के हमारे कुल 4 भेद होते हैं। कौन सा? पहले स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक, 1 से 4, क से म तक 25। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। फिर स्पर्श व्यंजन स, ख, स, ह, और वो संयुक्त व्यंजन को नहीं लेते हैं। तो कितने हुए? 3 भेद हुए और एक हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। महेश्वरी सूत्र में कितने सूत्र की गणना होती है? तो अभी हमने बताया 12 या 13 या 16 या 14। तो हमारा 14 सूत्रों की गणना होती है महेश्वरी सूत्र में। नेक्स्ट आगे है, त का उच्चारण स्थान है। तो जब हम त बोलेंगे तो कौन सा उच्चारण स्थान आएगा? तो हम आपको सूत्र बताए थे। तो त वर्ण के लिए कौन सा आएगा उच्चारण स्थान? कंठ, दंत, मूर्धा या तालु। तो हमारा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। तो हमारा दंत आएगा। वैसे भी त बोल के देख लीजिए, त बोलेंगे तो हमारा जो जीवा है वो दंत से टच होगा, तो हमारा दंत आएगा। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? स, ख, स, ह या य, र, ल, व, ऐ, उड़ या छत्र, ज्ञ, ह। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल, व। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अ, ई, उ, रिलिक, अ, ई, उ, रिलिक, ऐ, उड़, ऐ, उड़, रिलिक, ए, ओ, ऐ, उड़, रिलिक, ए, ओ, एओच। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐ, उड़, रिलिक, ए, ओ, एओच। ये इसमें से 1 से लेके 4 तक पूरा आएगा अच प्रत्याहार के अंतर्गत। आगे है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है कौन सा है? रमेश, सदैव, श्रीस या पावक। तो हमारा श्रीस हो जाएगा। क्यों? इसको तोड़ेंगे तो श्र, धन, इस, अ और ई मिलके श्रीस बनाएगा। पावक में आयादी संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा पौ, धन, अक। सदैव में वृद्धि संधि है, दू चोटी या वृद्धि संधि। 2 चोटी देख के ही हम पहचान लेंगे वृद्धि संधि है। इसमें 1 मात्रा है, तो ये गुण संधि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुण संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, अकस्मण्य दीर्घ, आदि गुण या इको अड़च, यड़च। तो हमारा इस देख के ही पता चल रहा है कि इसमें आदि गुण आया है, तो यही हमारा वृद्धि संधि का गुण संधि का सूत्र होगा। रामस्य शेते किस सूत्र का उदाहरण है? खष्टुनाष्टु, स्तोश्चुच्चु, झलाजसोन्ते या झलाजस झई। तो ये हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और स्तो इश्चुना सूत्र से
राम सेते बनता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति पहला शब्द क्या है हमारा? उपसर्ग है। ए तत्पुरुष समास है, बी अव्ययी भाव है, या सी बहुब्रीहि, या डी द्वंद्व है। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा पहला सर्ग हमको दिख रहा है कि उपसर्ग है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास हमारे वे होते हैं अगर हमारा पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद को कोई नदी का नाम है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और यथाशक्ति जैसे उपसर्ग है, ऐसे कोई उपसर्ग और आ जाए तो वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। पितरों में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो पितरों हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। पितरों एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो कर्म कर्मणि द्वितीया यानी द्वितीया विभक्ति होती है। पुत्रेण स माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है, तृतीया या चतुर्थी या पंचमी। हमारा अंतिम में न आया या र आया तो र आए या न आए तो वहाँ हमारा तृतीया प्रयोग होता है। अहम पुस्तकम पठामि को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो जब हम अहम को कर्म में बदलेंगे तो ये तृतीया हो जाएगा, अहम का मया हो जाएगा। पुस्तकम तो पुस्तकम नपुंसक लिंग शब्द है, तो नपुंसक लिंग शब्द चेंज तो होता नहीं है, तो हमारा पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा। पठामी का हमारा पठ्यते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मनेपद पद में रूप चलता है। क्रमवाच बनाने के लिए आत्मनेपद पद का रूप चलेगा। तो अहम का मया पुस्तकम पठ्यते कहाँ दिया है? पुस्तकम ही आएगा। मया पुस्तकम पठ्यते यहाँ 2 दिया है, बी में भी सेम दिख रहा है। मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते नहीं पठ्येते लिखा है, सॉरी ये देखिए गलती हो गई मेरे से, ये सी सही है। मया पुस्तकम पठ्यते। पा धन अक्तवा प्रत्यय मिलकर क्या बनेगा? पाक्तवा, पित्तवा, पीतवा या पित्तवा। तो बी ऑप्शन सही हमारा पित्तवा बनेगा। पा धन अक्तवा प्रत्यय, त्वा अंतिम में लग जाएगा तो पित्तवा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। नी का प्रथम पुरुष एक वचन और लिट लकार में तो क्या बनता है हमारा? निश्यते, नश्यति, नश्यति या निश्यति। तो हमारा क्या होगा? बी निश्यति बनता है। ये हमको धातु तो याद करना ही पड़ेगा। प्रित धातु, पित्त धातु या प्रित शब्द, धातु नहीं, प्रित शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। पित्त का क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन में? पितृ, पितृन, पितृन या पितान। तो 21वां का हमारा ए हो जाएगा पितृन। 26वां क्या, अरे 26वां कह रहे सॉरी 22वां है हमारा। 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 26 है तो पहले 6 को ले लेंगे, तो 26 में हमारा खड बनता है। खड और हलंत नहीं रहेगा, नीचे हलंत नहीं रहेगा, तो हमारा खड ही बनता है। और विंशति यहाँ हमारा 20 से हो गया। 23वां है, निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। कौन सा एक अव्यय पद नहीं है बताना है। तो जिसका रूप चलेगा वो अव्यय पद नहीं होता है, जिसका रूप न चले वो हमारा अव्यय पद होता है। तो रीते, कदा, एकदा या जालज। तो 23वां का हमारा हो जाएगा डी जालज। अव्यय पद नहीं है, बाकी सारा हमारा अव्यय पद है। आगे बृहत कथा के लेखक कौन है? बृहत कथा के लेखक सुबंधु हैं, बाल भट्ट हैं, गुणाढ्य हैं या फिर दंडी है। तो 24वां का हमारा सी हो जाएगा गुणाढ्य। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अशुद्ध है? राम हरिश्च गच्छत ते अत्र कदा आगच्छति कि अहम पठानी अयम एका बालिका आगच्छति। तो 25वां का हमारा हो जाएगा डी अयम एका बालिका
आगच्छति। नेक्स्ट है 26वां, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है? अमृतम का त्रिदश सहार सुधा अमी, अश्व का घोटक वाह वाजी, गंगा का मंदाकिनी विष्णु पदी या भीष्मसु, और डी कामदेव का स्कंद मयू कुमार। तो डी का हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है। 27वां, उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। अक्षराभिव्यक्त, गति, विराम या भावारितेक। तो 27वां का हमारा डी हो जाएगा, भावारितेक, उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। आगमन विधि का सही क्रम है। तो आगमन में हम पहले उदाहरण से चलते हैं नियम की ओर। तो हमारा होगा सही क्रम क्या होगा? निरीक्षण, उदाहरण, नियम निर्धारण, परीक्षण, उदाहरण प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण, उदाहरण, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण, उदाहरण प्रस्ताव, नियम निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण। तो 28वां का हमारा बी हो जाएगा, उदाहरण प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है? व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति या उपरोक्त सभी। 29वां का डी, उपयुक्त सभी हमारा संस्कृत की शिक्षण पद्धति है। 30वां क्या है? निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है? पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बस करते हैं। धन्यवाद।